हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके की कंप्यूटर की वर्किंग रहती है, कौन कौन सी फंक्शनल यूनिट लगी होती है कंप्यूटर में और हर एक यूनिट का क्या क्या काम रहता है। तो ये आपके सामने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिख रहा है, जिसमें कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे कीबोर्ड माउस हो गया। इसके अलावा कुछ आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया या फिर स्पीकर्स हो गए। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड ड्राइव हो गया, CD रोम हो गया या फिर पेन ड्राइव हो गया, ये सब आ जाएंगे। इसके अलावा मेन मेमोरी में रैम रोम आ जाती हैं। और कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है CPU, जिसे कि कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। तो CPU में कंट्रोल यूनिट लगी होती है एक, इसके अलावा एक अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट लगी होती है और साथ में लगे होते हैं CPU रजिस्टर्स, जो कि डाटा को होल्ड करने का काम करते हैं जब CPU उनको प्रोसेस कर रहा होता है। बाकी इसके अलावा रैम और CPU रजिस्टर के बीच में एक और मेमोरी लगी होती है जिसे कैश मेमोरी कहा जाता है। तो कैश मेमोरी का काम बेसिकली रैम और रजिस्टर के बीच में स्पीड मिसमैच को ओवरकम करना होता है। तो वन बाय वन इन सारी यूनिट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास आती है इनपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट का काम क्या होता है? यूज़र से डाटा को लेना, उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और फिर उसके बाद उस डाटा को आगे CPU की तरफ ट्रांसफ़र कर देना। तो बेसिकली ये जो डाटा है ये इनपुट डिवाइसेस के द्वारा एंटर किया जाता है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया या फिर माउस हो गया। फिर इस डाटा को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आगे CPU को प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। बट एक चीज़ हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि डाटा डायरेक्टली CPU को ट्रांसफ़र नहीं होता है। जिस भी डाटा पे हमने काम करना है या उसको प्रोसेस करना है तो उसे सबसे पहले मेन मेमोरी यानी कि रैम में लोड करना पड़ता है। अब मेन मेमोरी में भी दो टाइप की मेमोरी आ जाती है। एक तो होती है रोम, जिसका काम होता है सिस्टम को बूट करवाना। तो अभी के लिए ये याद रख लो कि सिस्टम के स्टार्ट होने के सीक्वेंस को ही बूटिंग कहा जाता है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लोड किया जाता है। फिर इसके अलावा रोम के अंदर कुछ बेसिक ड्राइवर्स होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करवाने में हेल्प करते हैं। तो रोम भी प्राइमरी मेमोरी आ गई और रैम भी प्राइमरी मेमोरी आ गई। अब रैम का क्या काम होता है? जिस भी डाटा पे हम काम कर रहे हैं, जिस भी सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं, उसको सबसे पहले हमें रैम में लोड करवाना पड़ता है, तब जाके हम उस पर काम कर सकते हैं। तो बेसिकली जिस भी डाटा पे आप काम करते हैं उसे सबसे पहले रैम में लोड करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, अगर आप सेकेंडरी मेमोरी से भी किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो उसे भी सबसे पहले रैम में लोड किया जाता है, तब जाके आप उसको जो है एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना चाहते हैं तो वो सॉफ्टवेयर कहाँ पे स्टोर्ड रहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में। अब जब आप डबल क्लिक करके उस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर कहाँ पे आ गया? रैम में। अब रैम में एक बार डाटा आ गया तो उसे प्रोसेस होने के लिए कहाँ पे भेजा जाता है? CPU के पास। और CPU जब डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है तो उस टाइम पे वो उसको कहाँ पे रखता है? CPU रजिस्टर में। तो CPU रजिस्टर जो है ये कंप्यूटर की खुद की मेमोरी होती है। जिस भी डाटा पे CPU काम कर रहा है उसे उस टाइम पे वो कहाँ पे होल्ड करके रखता है? CPU रजिस्टर्स में। तो CPU में अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स होते हैं जो कि अलग अलग टाइप का डाटा होल्ड करने का काम करते हैं, जैसे एक्यूमुलेटर हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया या फिर करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया, मेमोरी डाटा रजिस्टर हो गया, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो गया। तो इन रजिस्टर्स को भी आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो रजिस्टर क्या हो गया? कंप्यूटर की खुद की मेमोरी, और इसे कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, ये चीज़ भी याद रखना। बाकी इसके अलावा रजिस्टर और रैम के बीच में एक और मेमोरी लगाई जाती है जिसे कहा जाता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का काम क्या होता है उसे डिटेल में समझते हैं। देखिए रैम जो है इसकी ट्रांसफ़र स्पीड बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू CPU। तो इस वजह से कंप्यूटर की ओवरऑल स्पीड जो है वो बहुत कम हो जाती है। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए रैम और CPU के बीच में एक मेमोरी लगाई जाती है जिसे कहा जाता है कैश मेमोरी। अब अलग अलग टाइप की कैश होती है, जैसे लेवल 1 कैश आ गया, लेवल 2 कैश आ गया या फिर लेवल 3 कैश आ गया। तो लेवल 1 और लेवल 2 कैश को CPU के साथ ही बिल्ड किया जाता है, जिस वजह से इसकी ट्रांसफ़र स्पीड जो है वो फास्ट होती है। तो होता क्या है, जब भी CPU को डाटा चाहिए होता है तो फटाफट रैम से डाटा कैश में लोड कर लिया जाता है और फिर उसके बाद ज़रूरत के अनुसार डाटा CPU को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो कैश मेमोरी में CPU बेसिकली वो डाटा रखता है जिसकी इसे बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इस वजह से होता क्या है कि रैम से CPU को डाटा ट्रांसफ़र स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। तो कैश मेमोरी को भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। बाकी जैसा कि आपको पता ही होगा कि HPPSC ने एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी है, तो लगभग 1 महीना बचा है हमारे पास और उसी में हमें ये सारा सिलेबस खत्म करना है। तो हर एक टॉपिक को मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं करवा पाऊंगा, बट फिर भी कोशिश करूंगा सारे टॉपिक टच करने की। बाकी अगर आप और डिटेल में ये सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पेड बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैचेस में डेली आपकी लाइव क्लासेस चलती है 2 घंटे की, और लगभग 15-20 क्लासेस हमारी हो चुकी है अभी तक। बाकी लाइव क्लासेस के अलावा आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है। ये सारे PDF नोट्स भी फ्री में दिए जाते हैं और इसके अलावा मॉक टेस्ट भी फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो शुरुआत में 3999 जो है इस कोर्स का प्राइस रखा गया था 1 साल की वैलिडिटी के साथ।
बट बहुत से स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इतना प्राइस वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए अब इस कोर्स को बहुत ही अफोर्डेबल बना दिया गया है। सिर्फ 999 में इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ, जिसमें आपकी दोनों क्लासेस कवर्ड रहेंगी, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। तो ज्वाइन करने के लिए ऐप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कोर्स का डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनपुट यूनिट हम समझ गए, इसका क्या काम होता है, डाटा को यूजर से एक्सेप्ट करना, उसे कंप्यूटर की भाषा में डिकोड करना और फिर आगे सीपीयू की तरफ ट्रांसफर कर देना। बाकी ये जो है आपके सामने ये जॉन वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर है, जिसमें सारे सीपीयू रजिस्टर भी शो किए गए हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट भी शो की गई है, लेवल 1 और लेवल 2 कैश भी शो की गई है। इसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज से कैसे वर्चुअल मेमोरी क्रिएट की जाती है ये भी शो किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनपुट यूनिट के बाद अब आती है आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट का काम क्या है, जिस भी डाटा को सीपीयू ने प्रोसेस कर दिया उसे आगे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में डिकोड करना और फिर आगे आउटपुट डिवाइसेस की तरफ रिजल्ट को ट्रांसफर कर देना। फिर आउटपुट यूनिट के बाद आ जाती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे सीपीयू का ब्रेन भी कहा जाता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे एएलयू कहा जाता है शॉर्ट में, फिर आती है कंट्रोल यूनिट और इसके साथ लगे होते हैं डाटा को होल्ड करने के लिए रजिस्टर्स, जिसे कि सीपीयू की वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। बाकी सीपीयू को फैब्रिकेट कहाँ पे किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। वो जो चिप आप लोग देखते हैं जिसे मदरबोर्ड के ऊपर लगाया जाता है, तो वही एक्चुअल में माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसके अंदर आपको सीपीयू की सारी यूनिट देखने को मिलेंगी। तो माइक्रो प्रोसेसर को कहाँ पे लगाया जाता है, मदरबोर्ड के अंदर। और ये मदरबोर्ड क्या चीज़ है, ये बेसिकली एक सर्किट बोर्ड होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो प्रिंट किए जाते हैं। तो मदरबोर्ड का काम बेसिकली क्या होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर को जितने भी बाकी हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, जैसे माउस हो गया या फिर रैम होगी या फिर हार्ड ड्राइव होगी, उनके साथ कनेक्ट करने का काम करता है। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस ही समझता है, तो उन इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन को इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है। अब कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर्स डाले जाते हैं तो वो सारे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जैसे कि सी हो गया या फिर C++ हो गया। तो ये सारे प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं उनको सीपीयू नहीं समझ सकता, तो उन्हें पहले डिकोड किया जाता है किस फॉर्म में, सीपीयू की इंस्ट्रक्शन सेट की फॉर्म में, और फिर उन्हें सीपीयू जो है अपने तरीके से प्रोसेस करता है। अब ये जो छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस होती है जिन्हें के सीपीयू समझता है, वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए सीपीयू के अंदर नहीं डाली जाती है, इन्हें सीपीयू में फिल किया जाता है हार्ड वायर तरीके से, यानी कि सीपीयू के अंदर ट्रांजिस्टर्स के डिफरेंट सर्किट बना के इन इंस्ट्रक्शंस को फॉर्म किया जाता है। और अगर किन्हीं दो सीपीयूज का इंस्ट्रक्शन सेट डिफरेंट है तो उनके लिए हमें प्रोग्राम भी फिर सेपरेट लिखने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एप्पल की M1 चिप के लिए हमें मार्केट में अलग सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं और इंटेल बेस्ड जो कंप्यूटर होते हैं उनके लिए अलग प्रोग्राम बनाए जाते हैं। बाकी सीपीयू का मेन काम क्या होता है, जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन हमने फीड की है उसे मेन मेमोरी से रजिस्टर में लोड किया जाता है, फिर जिस भी सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस आई होती हैं उसे उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किया जाता है और प्रोसेस होने के बाद डाटा जो है उसे वापस रजिस्टर से रैम में भेज दिया जाता है। बाकी प्रोसेसिंग के अलावा सीपीयू का एक और भी काम होता है, जैसे जितने भी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम भी सीपीयू करता है। वैसे इसके लिए एक डेडिकेटेड यूनिट होती है जिसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, उसे भी आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेसिकली सीपीयू में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा आ जाता है कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है रजिस्टर्स। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, एक होती है अरिथमेटिक यूनिट, दूसरा होती है लॉजिक यूनिट। तो जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उन्हें कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, अरिथमेटिक यूनिट में। एग्जाम्पल के तौर पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशन अरिथमेटिक यूनिट में परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा अरिथमेटिक शिफ्टिंग का ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। फिर उसके बाद आती है लॉजिक यूनिट। तो लॉजिक यूनिट जो बेसिकली कंपैरिजन का काम करती है। ये क्वेश्चन जो है 939 एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। तो कंपैरिजन का काम किसका होता है, लॉजिक यूनिट का। तो ये बेसिकली नंबर्स, लेटर्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स को कंपेयर करती है। फिर इसके अलावा ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वल टू की कंडीशंस भी ये यूनिट देखती है। बिट शिफ्टिंग ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं और इसके अलावा कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे एंड हो गया, और हो गया, नॉट, नॉर, एक्सॉर, ये सारे ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। एएलयू के बाद हमारे पास आती है कंट्रोल यूनिट, जिसे कि कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। इस चीज को भी याद रख लेना। तो कंट्रोल यूनिट का काम बेसिकली क्या होता है कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी सर्किट एक्टिवेट होना है उसे कौन एक्टिवेट करवाएगा, कंट्रोल यूनिट एक्टिवेट करवाएगा। तो बेसिकली कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम कौन करवाता है, कंट्रोल यूनिट। बाकी इसके अलावा जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होने के लिए भेजी गई है उसे किस हिसाब से प्रोसेस किया जाएगा या फिर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसका ध्यान भी कंट्रोल यूनिट रखती है। बाकी स्टोर्ड प्रोग्राम के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन्हें किस हिसाब से एग्जीक्यूट करना है, इसकी डायरेक्शंस भी कंट्रोल यूनिट देती है।
बाकी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन मोस्ट रिसेंटली फेच की गई है उसके हिसाब से कौन सा सर्किट एक्टिवेट करना है, इसका ध्यान भी कंट्रोल यूनिट रखती है। बाकी डाटा प्रोसेसिंग का जो भी सारा सीक्वेंस रहता है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे, तो इसके लिए कंट्रोल यूनिट क्लॉक सिग्नल्स का यूज करती है। अब क्लॉक इनपुट क्या होती है उसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी कंट्रोल यूनिट जो वो सीपीयू के इंस्ट्रक्शन सेट को भी होल्ड करने का काम करती है, जो कि अभी हमने डिस्कस किए थे। अब इसके बाद आ जाता है सीपीयू का तीसरा कंपोनेंट जिसे कहते हैं रजिस्टर। तो रजिस्टर जैसा कि मैंने कहा ये सीपीयू की वर्किंग मेमोरी होती है, खुद की मेमोरी होती है। जिस भी डाटा के ऊपर सीपीयू ने काम करना है उस डाटा को कहाँ पे लेके आया जाता है, रजिस्टर्स में। तो अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, कुछ डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं, कुछ एड्रेसेस स्टोर करते हैं। तो ये जो रजिस्टर्स है ये अलग अलग साइज में आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 4 बिट रजिस्टर हो गया, 8 बिट हो गया, या फिर 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया। तो बेसिकली रजिस्टर्स के साइज पे डिपेंड करता है कि सीपीयू एक टाइम पे कितने डाटा को प्रोसेस कर सकता है। एग्जांपल के तौर पे 64 बिट का जो सीपीयू होगा वो 32 बिट के सीपीयू से डबल फास्ट होगा। अब सवाल ये बनता है कि ये रजिस्टर जो बनाए किस चीज़ से जाते हैं, तो रजिस्टर को बनाया जाता है फ्लिप फ्लॉप के जरिए। अब ये फ्लिप फ्लॉप जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है और एक फ्लिप फ्लॉप एक टाइम पे 1 बिट का डाटा स्टोर कर सकता है। 1 बिट का डाटा यानी कि ये या तो एक 0 बिट हो सकती है या फिर ये एक 1 बिट हो सकती है। तो 0 और 1 की लैंग्वेज को हमें पता है कि बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है, जो कि सीपीयू समझता है। तो अगर हम बोलें कि सीपीयू में जो है वो 64 बिट के रजिस्टर्स लगे हैं, तो इसका मतलब उस रजिस्टर में 64 फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे। तो इस चीज़ को भी याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्यूमुलेटर क्या काम करता है। ये अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशंस के रिजल्ट या फिर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने का काम करता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था 939 के एग्जाम में कि कौन सा रजिस्टर जो वो इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है, तो एक्यूमुलेटर। बाकी इंटरमीडिएट रिजल्ट के अलावा ये अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस के रिजल्ट्स को भी स्टोर करता है। फिर इसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने का काम करता है। करंट इंस्ट्रक्शन यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन अभी मोस्ट रिसेंटली फेच की गई है और अब बस आगे प्रोसेस ही होने वाली है, उसको कहाँ पे रखा जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये बेसिकली ओप कोड से बनी होती है। ओप कोड का मतलब क्या होता है कि कौन सा एक्शन हमने डाटा पे परफॉर्म करना है, जैसे ऐड करना है उसको, या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, लोड करना है, स्टोर करना है। तो इन सभी एक्शंस को ओप कोड कहा जाता है। अब ये एक्शन किसके ऊपर परफॉर्म किए जाएंगे, डाटा के ऊपर परफॉर्म किए जाएंगे। जैसे ऐड करना है तो किसे ऐड करना है, जैसे 2 या 2 को ऐड करना है, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे, ये डाटा हो जाएगा। और इस डाटा को कहा जाता है ऑपरेंड। जिस डाटा पे एक्शन परफॉर्म किया जाता है उसे ऑपरेंड कहा जाता है, और जो एक्शन परफॉर्म करना होता है उसे ओप कोड कहते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस बेसिकली ओप कोड से ही बनी होती हैं। फिर इसके बाद आता है प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन आगे प्रोसेस होनी है उसके एड्रेस को यहाँ पे स्टोर किया जाता है। बाकी ये इंस्ट्रक्शंस के काउंट को भी स्टोर रखता है ताकि उसका सीक्वेंस मेंटेन किया जा सके। फिर इसके बाद आता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, जो भी मेमोरी के अंदर नेक्स्ट लोकेशन एक्सेस करनी है उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर किया जाता है। प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है, और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, मेन मेमोरी के अंदर जिस भी लोकेशन को एक्सेस करना है उसके एड्रेस को स्टोर करता है। फिर इसके बाद आता है मेमोरी बफर रजिस्टर या फिर मेमोरी डाटा रजिस्टर। तो ये एक ही चीज़ है, MBR या MDR ये एक ही चीज़ होती है। तो मेमोरी बफर रजिस्टर का काम क्या होता है, जिस भी डाटा को CPU से मेमोरी की तरफ भेजना है या जिस भी डाटा को रैम से CPU में लेके आना है, तो उसको बीच में टेम्परेरली कहाँ पे होल्ड किया जाता है, मेमोरी डाटा रजिस्टर में। तो ये जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी डाटा रजिस्टर होते हैं ये बेसिकली CPU और मेन मेमोरी यानी कि रैम के बीच में कम्युनिकेशन करवाते हैं। बाकी डाटा रजिस्टर क्या करता है, ये ऑपरेंड्स को स्टोर करने का काम करता है, यानी कि डाटा को स्टोर करता है। इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर जो वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के एड्रेस को स्पेसिफाई करते हैं। इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर क्या करते हैं, जो भी डाटा इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस से सेंड किया जा रहा है उसको टेम्परेरली होल्ड करने का काम करते हैं। इंडेक्स रजिस्टर क्या करता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे ऑपरेंड के एड्रेस को मॉडिफाई करने का काम करता है। तो इसे पर्टिकुलरली एरे और वेक्टर ऑपरेशंस में यूज किया जाता है। फिर इसके बाद कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स आते हैं, जैसे R0 हो गया, R1 हो गया, R2 हो गया। तो ये क्या काम करते हैं, किसी भी ऑनगोइंग प्रोसेस के दौरान डाटा को टेम्परेरली होल्ड करने का काम करते हैं। फिर इसके बाद स्टैक पॉइंटर आता है। तो स्टैक पॉइंटर क्या करता है, ये डाटा के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है, और इसके अलावा स्टैक के किसी भी पॉइंट से ये कंट्रोल को टॉप में ले जाने का काम करता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि स्टैक क्या चीज़ है। तो स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये डाटा को हैंडल करने की एक टेक्निक होती है जहाँ पे डाटा को LIFO यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक से प्रोसेस किया जाता है।
कहने का मतलब ये है कि स्टैक एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो टास्क पहले एंटर होगा वो सबसे लास्ट में एग्जिट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये पहला टास्क आया T1, टॉप से इसने एंटर किया, फिर उसके बाद टॉप से ही कौन सा दूसरा टास्क आया T2, और फिर उसके बाद टॉप से ही तीसरा टास्क आया T3। अब प्रोसेस होने के बाद पहले T3 यहाँ से एग्जिट करेगा, फिर उसके बाद T2 यहाँ से एग्जिट करेगा और फिर उसके बाद T1 यहाँ से एग्जिट करेगा। तो स्टैक में बेसिकली डाटा को एक ही साइड से एंटर करना होता है और उसी साइड से एग्जिट करना होता है। तो इसी वजह से होता क्या है कि जो भी टास्क यहाँ पे पहले जाएगा वो सबसे लास्ट में प्रोसेस होके बाहर आएगा। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ फ्लैग रजिस्टर्स आते हैं जिनको स्टेटस रजिस्टर या फिर कंडीशन कोड रजिस्टर भी कहा जाता है। शॉर्ट में SR हो गया या फिर CCR हो गया, ये एक ही चीज़ है। तो फ्लैग रजिस्टर क्या काम करते हैं, ये CPU के स्टेटस को इंडिकेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने CPU में कोई प्रोसेसिंग के लिए डाटा भेजा, अब उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद अगर हमारे पास रिजल्ट 0 आता है तो 0 फ्लैग एक्टिवेट हो जाएगा। अगर उस प्रोसेसिंग के दौरान किसी कैरी की ज़रूरत पड़ती है तो कैरी फ्लैग एक्टिवेट हो जाएगा। अगर उस प्रोसेसिंग के दौरान रिजल्ट जो वो नेगेटिव या पॉजिटिव आता है तो साइन फ्लैग एक्टिवेट हो जाएगा। तो इन टाइप के रजिस्टर्स को फ्लैग रजिस्टर कहा जाता है। तो इन सभी को वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेटस फ्लैग्स आते हैं। तो स्टेटस फ्लैग्स में कैरी फ्लैग कब एक्टिवेट होगा, जब किसी अरिथमेटिक ऑपरेशन के दौरान कोई कैरी फॉरवर्ड करना होगा हमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। 0 फ्लैग तब एक्टिवेट होता है जब किसी ऑपरेशन का रिजल्ट 0 आए। साइन फ्लैग जो है किसी रिजल्ट के साइन को इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे 1 यूज़ किया जाता है नेगेटिव साइन के लिए और 0 यूज़ किया जाता है पॉजिटिव साइन के लिए। इसके अलावा ओवरफ्लो फ्लैग कब एक्टिवेट होगा, जब आप कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कुछ मल्टीप्लिकेशन की और उसका रिजल्ट जो है वो रिप्रेजेंटेबल रेंज से ऊपर आता है। इसके अलावा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग आता है, तो ये लोअर निबल से हायर निबल को कैरी या बोरो को इंडिकेट करता है। आपको पता है 4 बिट से एक निबल बनता है, तो 0 1 2 3 तक की बिट्स को लोअर निबल कहा जाता है और 4 5 6 7 तक की बिट्स को हायर निबल कहा जाता है। तो इस टाइप के फ्लैग्स बेसिकली बाइनरी कोडेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में यूज़ किए जाते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ कंट्रोल फ्लैग्स होते हैं, जैसे इंटरप्ट फ्लैग आ गया। तो किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट को जब इनेबल या डिसेबल करना होता है तो तब ये एक्टिवेट किए जाते हैं। इसके साथ साथ डायरेक्शन फ्लैग्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि कहाँ पे इंक्रीमेंट करना है, कहाँ पे डिक्रीमेंट करना है। और इसके अलावा कुछ सिस्टम मैनेजमेंट मोड फ्लैग होते हैं जो कि सिस्टम मैनेजमेंट मोड को इनेबल या डिसेबल करने का काम करते हैं। अब ये सिस्टम मैनेजमेंट मोड क्या होता है, ये एक स्पेशल मोड होता है फॉर लो लेवल सिस्टम ऑपरेशंस। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि CPU के रजिस्टर्स के ऊपर जो CPU की पावर या स्पीड डिपेंड करती है, तो जितना भी रजिस्टर का साइज होता है उसे वर्ड साइज भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट आता है मेमोरी यूनिट। तो कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो 2 टाइप की मेमोरी होती है कंप्यूटर में, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में भी 2 टाइप की मेमोरी रहती है, एक वॉलेटाइल, दूसरा नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब होता है चेंजेबल। चेंजेबल यानी कि जैसे ही कंप्यूटर को पावर सप्लाई बंद की जाती है तो इनके अंदर का डाटा जो है वो वॉश आउट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे रैम होगी या कैश होगी, ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है यानी कि चेंजेबल मेमोरी होती है। जैसे कंप्यूटर को पावर सप्लाई बंद हुई, इनके अंदर का डाटा क्लीन हो जाता है। बाकी इसके अलावा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी आती है जिसके अंदर का डाटा परमानेंटली स्टोर्ड रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे रोम हो गया, पी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया या फिर WP रोम हो गया, ये सारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। बाकी इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी भी नॉन वॉलेटाइल ही होती है, इसके अंदर का डाटा भी परमानेंटली स्टोर्ड रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे हार्ड डिस्क हो गया, SSDs होगी, CD रोम होगी, पेन ड्राइव्स होगी, फ्लॉपी डिस्क होगी या फिर DVDs होगी। तो अगर हम इन सभी मेमोरीज को स्पीड के हिसाब से डिवाइड करें तो सबसे पहले टॉप में आते हैं हमारे पास रजिस्टर्स। रजिस्टर जो है कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है, ये क्वेश्चन 939 में पूछा गया था। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है कैश मेमोरी। रजिस्टर के बाद कैश मेमोरी की सेकंड हाईएस्ट स्पीड होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है रैम। तो कैश के बाद रैम की सबसे फास्ट स्पीड होती है। फिर इसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज में SSD सबसे फास्ट होती हैं। फिर इसके बाद हार्ड ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स, DVDs हो गया, CDs हो गया, ये आ जाती हैं। अब इसके बाद देखिए प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरीज आ जाती है। तो सबसे पहले देखिए प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है और इसे मेन मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कंपोनेंट को या इस मेमोरी को जो वो CPU डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। इस टाइप की मेमोरी को एक्सेस करने के लिए CPU को मदरबोर्ड के बस सिस्टम से होके नहीं जाना पड़ता। तो इसीलिए इस मेमोरी को मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। और मेन मेमोरी में हमारे पास आ जाती है एक तो रैम और दूसरा रोम। अब मेन मेमोरी में सबसे पहले हमारे पास आती है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम जो है एक वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि जब भी पावर ऑफ होगी तो इसके अंदर का डाटा जो है वॉश आउट हो जाता है। और इसके अलावा रैम जो रीड और राइट दोनों टाइप की मेमोरी होती है, यानी कि रैम के अंदर डाटा राइट भी किया जा सकता है और रैम से डाटा को रीड भी किया जा सकता है।
बाकी कंप्यूटर के अंदर रोम का बेसिकली काम जो वो रीड का ही रहता है, यहाँ से डाटा सिर्फ रीड किया जाता है, रोम के अंदर डाटा राइट नहीं किया जाता। बाकी इसके अलावा जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जिस भी प्रोग्राम को हमें रन करना होता है उसे सबसे पहले रैम में लोड करवाना पड़ता है, और प्रोग्राम को लोड करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमें सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी यानी कि रैम में लोड करवाना पड़ता है। तो ये सारा प्रोसेस जो वो बायोस के थ्रू होता है, जिसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और बायोस का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड करवाना। फिर उसके बाद जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के अंदर लोड हो गया तो उसके बाद आप सभी प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। तो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रहते हैं, बट जैसे ही आप उनको एग्जीक्यूट करते हैं तो तब वो मेन मेमोरी यानी कि रैम के अंदर लोड हो जाते हैं। बाकी इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी का डाटा जो वो डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता, तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जिस डाटा को भी आपने एक्सेस करना है उसे सबसे पहले रैम के अंदर लोड करना पड़ता है। तो रैम जो है बेसिकली दो टाइप की होती है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि डी रैम, और दूसरी आती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि एस रैम। तो डायनामिक रैम के अंदर कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जिसके अंदर के इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड रहता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये धीरे धीरे लीक करता रहता है, जिसकी वजह से डायनामिक रैम को थोड़ी थोड़ी देर के बाद चार्ज करना पड़ता है। तो इसी प्रोसेस को रिफ्रेश करना कहते हैं। पुराने टाइम में जो रैम आती थी तो उनको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता था, तो रिफ्रेश करने का मतलब वही है कि इन्हें बार बार जो वो रिचार्ज करना पड़ता है, नहीं तो इनके अंदर का जो चार्ज रहता है वो लीक हो जाता है और वहाँ से डाटा जो वो रिमूव हो जाता है। तो ये पुराने टाइप की रैम थी जो कि इतना एफिशिएंट नहीं थी, बट इस टाइप की रैम को मैन्युफैक्चर करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती थी, सस्ती होती थी ये रैम। तो अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो वो कम रहती थी, और क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम थी तो इसलिए इसकी मेमोरी कैपेसिटी ज़्यादा बनाई जा सकती थी। अब इसके अलावा इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या रहती है? सबसे पहला तो इसकी स्पीड जो बहुत कम होती है, और दूसरा ये पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, और इसके साथ साथ इन्हें बार बार जो है रिफ्रेश भी करना पड़ता है। बाकी इस रैम की जो कमियाँ थी स्टैटिक रैम ने उनको आगे जाके पूरा किया। तो स्टैटिक रैम जो है इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार आपने सिस्टम को पावर सप्लाई दे दी तो इस रैम के अंदर का डाटा जो वो सेफ रहता है। बट हाँ, होती ये भी वॉलेटाइल मेमोरी ही है, यानी कि अगर पावर ऑफ हुई तो इसके अंदर का डाटा जो वो क्लीन हो जाता है, बट जब तक पावर ऑन है तब तक इसका डाटा जो सेफ रहता है, यानी कि इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो स्टैटिक रैम होती है इसमें सिक्वेंशियल सर्किट यूज़ किया जाता है, और डायनामिक रैम जो थी उसके अंदर कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते थे। तो स्टैटिक रैम के अंदर फ्लिप फ्लॉप और डायनामिक रैम के अंदर कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर। बाकी हमें पता है कि फ्लिप फ्लॉप जो वो एक टाइम पे एक बिट का डाटा ही स्टोर कर सकते हैं, तो इसीलिए इस टाइप की रैम को बनाना बहुत महंगा पड़ता है। तो ये जो है इस टाइप की रैम का एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि इसकी मेमोरी कैपेसिटी जो है एक तो कम होती है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है इसकी बहुत ज़्यादा होती है। बाकी अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो इसमें पावर कंजप्शन कम होता है, और दूसरा स्पीड इस रैम की बहुत ज़्यादा होती है। तो डी रैम और एस रैम से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था स्पीड को लेके और पावर कंजप्शन को लेके, तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। डायनामिक रैम में स्लो स्पीड होती है और हाई पावर कंजप्शन होती है, और स्टैटिक रैम में लो पावर कंजप्शन होती है और स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। बाकी इसके अलावा कुछ और टाइप की रैम भी होती है, जैसे सिंगल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैम। तो एसडीआर एसडी रैम में 168 पिन्स लगी होती हैं, और ये सिंगल क्लॉक साइकिल में एक रीड और एक राइट इंस्ट्रक्शन सेंड कर सकती है। तो क्योंकि ये एक क्लॉक साइकिल में एक रीड और एक राइट इंस्ट्रक्शन ही भेज सकती हैं, इसलिए इसे सिंगल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैम कहा जाता है। फिर इसके बाद डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैम आती है, जिसके आगे कुछ फर्दर वर्जन्स भी आए, जैसे DDR2 रैम होगी, DDR3 रैम होगी, DDR4 रैम होगी। तो ये इसी के इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो डबल डाटा रेट एसडी रैम जो होती है वो सिंगल डाटा रेट रैम से दोगुनी फास्ट होती है, और ये जो है एक क्लॉक साइकिल में 2 रीड इंस्ट्रक्शन और 2 राइट इंस्ट्रक्शन सेंड कर सकती है। बाकी सिंगल डाटा रेट में 168 पिन्स लगी होती थी, डबल डाटा रेट में 184 पिन्स लगी होती हैं, और डबल डाटा रेट एसडी रैम जो है वो 2.5 से लेके 3.3 वोल्ट तक पावर कंज्यूम करती है। बाकी इसके अलावा DDR2 और DDR3 रैम्स भी आती हैं, जिनके अंदर 240 पिन्स लगी होती हैं। इनकी क्लॉक स्पीड जो है थोड़ी बेटर होती है, और ये जो है पावर भी थोड़ा कम कंज्यूम करती है, यानी कि पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम। DDR2 कंज्यूम करती है 1.8 वोल्ट और DDR3 1.5 वोल्ट। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पावर कंजप्शन इनका कम होता जाएगा। जैसे कि DDR4 में 288 पिन्स लगी होती हैं और इसका पावर कंजप्शन होता है 1.2 वोल्ट। फिर इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप की रैम्स भी आती है, जैसे ग्राफिक्स डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैम। तो इस टाइप की रैम तब यूज़ की जाती है जब आप हाई क्वालिटी ग्राफिक्स बेस्ड टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप 4K वीडियो एडिट करना चाहते
हैं या फिर 8K वीडियो एडिट करना चाहते हैं या फिर आप हाई क्वालिटी वीडियो गेम्स खेलना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो उसके लिए ये डेडिकेटेड ग्राफिक्स रैम होती है। तो ये कोई अलग टाइप की रैम नहीं है, इसमें बस एक डेडिकेटेड जीपीयू लगा दिया जाता है। जीपीयू मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में ग्राफिक्स कार्ड भी बोल देते हैं। अब रैम के बाद हमारे पास रोम आती है, तो रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इस मेमोरी का काम सिर्फ रीडिंग का ही रहता है, यानी कि यहाँ से बस डाटा फेच किया जाता है, इसके अंदर डाटा हम राइट नहीं करते। तो क्योंकि रोम के अंदर का डाटा परमानेंटली स्टोर्ड रहता है, इसलिए इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। और रोम जो है किस टाइप का सॉफ्टवेयर स्टोर करती है? फर्मवेयर यानी कि जो सिस्टम के लिए ज़रूरी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको फर्मवेयर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बायोस एक फर्मवेयर है और इसे कहाँ पे स्टोर किया जाता है? रोम के अंदर। बाकी रोम के अंदर और सॉफ्टवेयर भी स्टोर किए जाते हैं जो बूटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स भी स्टोर्ड रहते हैं, जैसे माउस हो गया या फिर कीबोर्ड हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट पेरिफेरल जो होते हैं उसके ड्राइवर भी बायोस के अंदर स्टोर्ड रहते हैं। तो रोम जो है बेसिकली 4 टाइप की होती है। सबसे पहले आता है एम रोम यानी कि मास्क रोम। तो इस टाइप की रोम जो वो हार्डवायर या फिर प्री प्रोग्राम रोम होती है, यानी कि जब भी आप इसको जाके खरीदते हैं तो इसके अंदर का प्रोग्राम पहले से ही स्टोर्ड रहता है, आप खुद से इसके अंदर जो प्रोग्राम नहीं लिख सकते। फिर उसके बाद आती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसको खरीदने के बाद एक बार आप इसे प्रोग्राम कर सकते हैं, फिर इसके अंदर का डाटा चेंज नहीं हो सकता। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है ईपी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस टाइप की रैम को आप जो प्रोग्राम भी कर सकते हैं, फिर अगर आपको बाद में इसके अंदर का प्रोग्राम चेंज करना है तो पहले वाला प्रोग्राम आप इरेज करके और दूसरा प्रोग्राम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ईपी रोम को इरेज करने के लिए जो वो यूवी रेडिएशन का यूज़ किया जाता है, ये चीज़ भी याद रखेंगे। और ईपी रोम को यूज़ किया जाता है बायोस टाइप के सॉफ्टवेयर स्टोर करने के लिए। फिर इसके बाद लास्ट आती है हमारे पास डब्ल्यूपी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस टाइप की रोम के अंदर भी प्रोग्राम जो वो राइट किया जा सकता है, और अगर बाद में आपको इसे चेंज करना है तो आप डाटा को इरेज भी कर सकते हैं। तो डब्ल्यूपी रोम के अंदर का डाटा इरेज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल पल्सेस का यूज़ करना पड़ता है। तो 12 वोल्ट या उससे हायर वोल्ट के पल्सेस जो यहाँ पे यूज़ की जाती हैं डब्ल्यूपी रोम के अंदर का डाटा डिलीट करने के लिए। बाकी ये आपके सामने डाटा ट्रांसफर का पूरा डायग्राम है। सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में डाटा जब ट्रांसफर होता है तो ये सबसे स्लो होता है। फिर मेन मेमोरी यानी कि रैम से जब डाटा कैश में ट्रांसफर किया जाता है तो ये इससे थोड़ा सा फास्ट होता है, और कैश से जब डाटा सीपीयू रजिस्टर में ट्रांसफर किया जाता है तो ये सबसे फास्ट रहता है। तो डाटा ट्रांसफ़र से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स भी आप याद रखेंगे, जैसे सेकेंडरी से मेन मेमोरी में जब डाटा ट्रांसफ़र होता है तो उसे कहते हैं पेज ट्रांसफ़र। फिर मेन मेमोरी से जब कैश में डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसे कहते हैं ब्लॉक ट्रांसफ़र या फिर लाइन ट्रांसफ़र। और फिर इसके बाद कैश मेमोरी से जब रजिस्टर में डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसे कहते हैं वर्ड ट्रांसफ़र। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो मेमोरी आती है वो है कैश मेमोरी। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कैश मेमोरी कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। फिर इसके अलावा इंस्ट्रक्शन सेट कौन कौन से टाइप के होते हैं, आर्किटेक्चर कौन कौन से टाइप का होता है कंप्यूटर का, वो डिस्कस करेंगे। तो भी बहुत कुछ है जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है, तो वो सब जो है वो आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डायरेक्ट कोर्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। 3999 का ये कोर्स था पहले 1 साल के लिए, बट क्योंकि बहुत से लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे तो इसलिए मैंने इसको बहुत ही कम प्राइस पे रखा है अभी। इसमें डेली लाइव क्लासेस होती हैं आपकी 2 घंटे की, सभी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ये जितनी भी पीडीएफ आप देख रहे हैं ये सारी फ्री में आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हमारी ऐप का। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।